हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। आपने थंबनेल पर जैसे देख ही रखा है और आपने जो पिछली रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी जरूर देख ली होगी। जेड एकेडमी लेकर के आया है अपना यूट्यूब बैच फॉर 9th एंट्रेंस स्टूडेंट। जो बच्चे 8th पास आउट हैं या करेंटली अभी 8th क्लास में हैं और उन्होंने एक सपना देखा है, उन्होंने एक ड्रीम देखा है कि वो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से जैसे कि एएमयू, जामिया या कोई दूसरी अदर यूनिवर्सिटी 9th एंट्रेंस देना चाहते हैं, 9th एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हैं और 9th में अपना दाखिला लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, तो जेड एकेडमी के साथ ये ड्रीम होगा आपका बिल्कुल सच पूरा होगा। यहाँ यूट्यूब चैनल पर आपको तैयारी करवाई जा रही है 9th एंट्रेंस के लिए। जो पूरी टीम है उससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो यूट्यूब के ऊपर, और 9th एंट्रेंस का हम लोगों का ऑफलाइन बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने जा रहा है, जब हम यूट्यूब पर लगभग आधा सिलेबस पढ़ा देंगे। लगभग जो जो हमारा वादा है आपके साथ कि ये चैप्टर्स आपको पढ़ाएंगे, जब वो पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर हम आगे अपना ऑफलाइन बैच अनाउंस करेंगे जिसमें आप अपने आप को एनरोल करा सकते हो। तो एक बार मैं 9th एंट्रेंस के लिए जो टीम आपके साथ मेहनत कर रही है उससे आपकी मुलाकात और आपको रूबरू एक बार दोबारा करवाना चाहूंगा। अहद सर जो आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, शारिक सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वसीम सर जो यहाँ आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, इसके बाद हया मैम है, हया मैम आपको इंग्लिश पढ़ाएंगी, और उसके बाद जैक सर यानी कि मैं और काजी उजैर सर, हम दोनों मैथमेटिक्स के मेंटोर हैं जो आपको मैथमेटिक्स बड़े बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। जो भी आपको डाउट्स हैं या जिन चैप्टर्स में आपको दिक्कत होती है, स्कूल में ढंग से नहीं पढ़ाए गए या कहीं ट्यूशन ढंग से नहीं पढ़ाई गई, वो चैप्टर्स आपको बड़े ही बेसिक से एडवांस लेवल तक एक अच्छी क्लैरिटी के साथ और एक अच्छी पकड़ के साथ कि क्या अप्रोच रहेगी, वो चैप्टर आपके यहाँ पर क्लियर होंगे। तो मैं यहाँ पर, मेरा नाम जैद अनवर, जैसा कि आप मुझको जानते हो, तो मैं मैथमेटिक्स मेंटोर रहूंगा आपका यहाँ पर, लेकिन मेरा जो पोर्शन है वो बहुत कम रहने वाला है। मैं बहुत कम सिलेक्टेड चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और आज जो मैं आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं वो है एक्सपोनेंट एंड पावर। बाकी मैथमेटिक्स के बचे हुए चैप्टर हमारे काजी सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत में आप लोगों के साथ कर रहा हूं और मैं आपको आज एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाने वाला हूं बड़े बेसिक लेवल से एक अच्छे एडवांस लेवल तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसे आसानी के साथ क्रैक कर सको। एक चीज और बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस में आपकी अप्रोच क्या रहेगी। अगर मैं थोड़ा सा आपको अप्रोच के बारे में बताऊं तो एंट्रेंस में आप इस बात को समझो कि आप टारगेट कर रहे हो 9th एंट्रेंस को, ठीक है। 9th एंट्रेंस को बेटा आप टारगेट कर रहे हो, 9th एंट्रेंस, ठीक है। अब इस 9th एंट्रेंस को क्रैक कैसे करा जाए, हमारा मेन एजेंडा और हमारा मेन टारगेट है कि हम 9th एंट्रेंस को क्रैक कर पाए, ठीक है। नाउ अब आप ये समझो कि इस 9th एंट्रेंस को लेकर कौन कौन बैठा हुआ है। इस 9th एंट्रेंस को एएमयू कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया कंडक्ट करवा रही है, ठीक है, और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा रही है, ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी। अब ये है आपका ड्रीम, ठीक है, ये है बच्चों आपका ड्रीम। अभी आप जिस भी स्कूल में हो, जिस भी शहर में हो, आप उस शहर को छोड़ के यहां आना चाहते हो कि आपका एएमयू में हो जाए या आपका दाखिला जामिया में हो जाए या फिर आपका दाखिला कोई भी उस यूनिवर्सिटी में हो जाए जिसको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब इस ड्रीम को पूरा करने के लिए जेड एकेडमी है आपके साथ। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए जेड एकेडमी है आपके साथ, अलग अलग मेंटर्स हैं, ठीक है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर जेड एकेडमी या कोई दूसरी कोचिंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहली बात, कोई भी एक सब्जेक्ट फेवरेट नहीं होना चाहिए। एकेडमिक्स में फेवरेट सब्जेक्ट चलेगा कि मैं एकेडमिक्स की तैयारी कर रहा हूं, मेरे पेपर होने वाले हैं, मुझे मैथ्स बड़ी पसंद है,
या मुझे फिजिक्स बड़ी पसंद है, या मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, मुझे मैथ्स पसंद है, तो मैं 10th के बाद जब अपना सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मैं पीसीएम लेने वाला हूं, है ना। या जब मैं 11th में अपने सब्जेक्ट चूज करूंगा तो मैं पीसीबी लेने वाला हूं, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मैं पीसीएम लेने वाला हूं। नहीं जी मुझे कॉमर्स लेना है, नहीं जी मुझे ह्यूमैनिटीज लेना है। ये होता है सब्जेक्ट का फेवरेटिज्म। अगर अभी आप सब्जेक्ट को फेवरेटिज्म की तरफ लाओगे, पसंद की तरफ लाओगे, तो बेटा ये पहली बात है, ये पहली वजह है जिसकी वजह से दिक्कत आएगी एंट्रेंस को क्रैक करने में। तो सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 हमारा ये है कि हमारा सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट हमारा फेवरेट नहीं है, ठीक है, नो फेवरेटिज्म, कोई भी सब्जेक्ट हमारा फेवरेट नहीं है, ठीक है। हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थोड़ा थोड़ा स्कोर सारे सब्जेक्ट में से करना है ताकि हमारा एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस क्रैक हो जाए। दूसरा रूल, ठीक है, दूसरा रूल, ठीक है, दूसरा रूल क्या है हमारा? हमें बेसिक्स हर चैप्टर के क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स, एकदम से एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं लगाने हैं, बेसिक्स हमें क्लियर होने चाहिए। जितने ज्यादा अच्छे से बेसिक्स क्लियर होंगे उतना एंट्रेंस प्रिपेयर करने वाला जो आपका एग्जामिनर है वो कितना ही वेरिएट कर ले सवाल को, आप सवाल को सही मार्क करोगे अगर आपके बेसिक्स क्लियर है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी अप्रोच। आपकी अप्रोच क्या है? अब इस 9th एंट्रेंस को देने के लिए, इस 9th एंट्रेंस को देने के लिए अ नंबर ऑफ पर्संस अवेलेबल है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे, बहुत सारे, हजारियों स्टूडेंट है आपके पास जो इस फॉर्म को भरने वाले हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने होंगे? हाउ मेनी आर सेलेक्टेड? हाउ मेनी आर सेलेक्टेड? कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या वो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं जिन्होंने कोचिंग्स में बहुत पैसा भरा हुआ है, या वो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं जिन्होंने रात रात भर पढ़ाई करी हुई है, या वो लोग सेलेक्ट होने वाले हैं जिन्होंने 8th के एग्जाम दे दिए, अब वो पूरा फोकस 9th एंट्रेंस पर लगा के बैठे हुए हैं और उनका नाम आ जाएगा? नो, आंसर इज नो। ना ही ये मैटर करता है कि आप कितने सवाल लगा रहे हो, ना ही ये मैटर करता है कि आप किस कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, ना ही ये मैटर करता है कि आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, ना, ये सारी चीजें एंट्रेंस को क्रैक करने में मैटर नहीं करती। सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट बात है किस बच्चे की अप्रोच क्या है, कौन सवाल को किस तरह से देख रहा है, नजरिया क्या है, ठीक है। अब आपने कोई चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा, या आपने कोई चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा, या आपने कोई चैप्टर फिजिक्स का पढ़ा, या आपने कोई चैप्टर किसी दूसरे सब्जेक्ट का पढ़ा, आपने पढ़ लिया, आपके सामने क्वेश्चन आया, अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आप मार्क करोगे, नहीं पढ़ा हुआ तो आप आगे बढ़ोगे। बट मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है बेटा। मैथमेटिक्स का जो पोर्शन आएगा, जब आप एंट्रेंस दे दिया आपने एग्जामिनेशन हॉल में, और आप उस एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आए और आपने देखा कि मुझसे 10 सवाल छूट गए, जब आपने उस 10 सवालों को घर पे बैठ के ट्राई करा तो आपसे 10 के 10 सवाल हो गए। फिर आपको हो रहा है यार पेपर तो आसान था, तब भी पेपर छूट गया, क्यों छूट गया, कैसे छूट गया, क्या मैंने पढ़ा नहीं था, क्या मुझ में कोई कमी थी? नहीं, ऐसा नहीं है, कमी थी अप्रोच में। अप्रोच सही होनी चाहिए, जितनी अच्छी अप्रोच होगी सवाल को करने की, मैथमेटिक्स को करने की, उतना जल्दी आंसर आएगा, उतना जल्दी कम टाइम लगेगा, और उतना क्लैरिफिकेशन के साथ आंसर आएगा विद नो डाउट। आपको ऐसा नहीं लगेगा इसका आंसर ए भी हो सकता है या बी भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपकी अप्रोच में कमी है। तो इंपॉर्टेंट इज व्हाट, कि आपकी अप्रोच बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो बेटा ये 3 रूल याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है रूल नंबर 1, नो फेवरेटिज्म। सब्जेक्ट के साथ आपको फेवरेटिज्म नहीं करना। अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको जितना अच्छा मैथ्स लग रहा है उतना अच्छा फिजिक्स लगना चाहिए, उतना अच्छा बायोलॉजी लगना चाहिए, उतना अच्छा केमिस्ट्री लगना चाहिए।
दूसरा रूल बेसिक्स। आपके बेसिक्स एकदम अमूल बटर की तरह क्लियर, अमूल बटर की तरह स्मूथ होने चाहिए। चाहे सवाल में कितना भी वेरिएशन आ जाए, आपके बेसिक्स अगर क्लियर है तो आप झट से बता दोगे कि सर आपने इस सवाल को ऐसे वेरिएट करा है और इसका आंसर अब ये ना होकर के ये होगा। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अप्रोच। जिसकी अप्रोच सबसे अच्छी उसी का नाम आता है, उसी का एंट्रेंस क्रैक होता है। तो उम्मीद करता हूं ये 3 बातें आपको याद रहेंगी। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, दैट इज जो आपका आज का टॉपिक है वो आपको शेड्यूल में क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक है बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, आप इसको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स भी बोल सकते हो। एक्सपोनेंट एंड पावर, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। एक बढ़िया अप्रोच के साथ पढ़ेंगे और बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है ये एक्सपोनेंट एंड पावर? पहले मैं इन 2 बात का मतलब आपको समझा दूं। मिसाल के तौर पर मैंने लिखा, कहीं पर लिखा हुआ है 10 और उस 10 के ऊपर बना हुआ है 3। ठीक है, तो ये जो 10 है, ये जो 10 है, 10 को हम बोलते हैं बेस, और ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट, या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, ये जो 3 ऊपर है ये है हमारी पावर, या फिर इसका नाम है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, और जिसके ऊपर पावर लगी हुई है ये 10, ये है हमारा बेस। ठीक है, 2 चीजें हैं इस चैप्टर में कि किसके ऊपर पावर लगी हुई है और पावर कितनी लगी हुई है। जिसके ऊपर पावर लगी हुई है वो बेस है, और जितनी पावर लगी हुई है वो एक्सपोनेंट है या पावर है। जैसे मैं लिख देता हूं 2 की पावर 4, तो ये जो 2 है वो बेस है और ये जो 4 है वो पावर है, या फिर इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो बेटा, इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो। तो ये तो चैप्टर का नाम है। एक्सपोनेंट पावर एक ही चीज है, जिस पर पावर लगी हुई है दैट इज योर बेस। जैसे यहां पर 2 बेस है, यहां पर 10 बेस है। अब मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब समझना जरूरी है। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 3, तो इसका मतलब है आपको 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 5 इंटू 5, है ना। जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 3, तो इसका मतलब है आपको 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 इंटू 4। जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई करना है उस बेस को। अगर मैं लिखता हूं 3 की पावर 4, तो इसका मतलब है 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर मैं लिखता हूं 3 की पावर 5, तो फिर इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब एक क्लैरिटी आ गई कि भाई ये 5 की पावर 3 और ये 3 की पावर 5, ये दोनों बातें एक नहीं है बच्चे, ये दोनों बातें अलग अलग है ना। ये क्लैरिटी यहां भी आ गई कि 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 ये एक नहीं है, ये दोनों भी अलग अलग है। भाई बहुत ज्यादा फर्क है। क्या फर्क है? यहां पर जो हमारा बेस है वो 5 है, यहां पर जो हमारा बेस है वो 3 है, यहां पर हमारी पावर 3 है, यहां पर हमारी पावर 5 है ना। तो ये फर्क है, आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो ये इस चैप्टर का हल्का सा एक आउटलेट है, एक स्केलेटन है जो मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। अब बच्चे जो कंफ्यूज होना शुरू होते हैं वो होते हैं जब बातें रूट में आ जाती हैं।
तो हम अंडर रूट को समझ लेते हैं कि अंडर रूट क्या है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात सुनिए आगे। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि अगर ये लिखा हुआ है ये साइन, इस साइन को बोलते हो आप रूट, रूट, या फिर इस साइन को बोलते हो आप अंडर रूट, अंडर रूट। ये जो साइन है वो रूट है, या इस साइन को आप अंडर रूट बोलते हो। और इसकी खास बात ये है, अगर मैं इस रूट के अंदर 3 लिख देता हूं तो इसका मतलब होता है 3 टू दी पावर 1/2। यानी ये जो रूट है वो अपने अंदर एक पावर छिपाकर बैठा हुआ है, और वो पावर है 1/2, है ना। इस रूट के अंदर एक पावर है, एक हिडन पावर है। हिडन मतलब छिपी हुई, हिडन पावर है। और वो हिडन पावर कितनी है बेटा? वो हिडन पावर है 1/2। 1/2 का मतलब आधा। अगर √3 लिखा हुआ है तो उसका मतलब 3 की पावर 1/2। अगर कहीं पर √2 लिखा हुआ है तो इस √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। अगर कहीं पर √7 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 7 की पावर 1/2। जैसे ही ये रूट हटेगा तो पावर आ जाएगी 1/2। तो रूट का मतलब होता है हिडन पावर 1/2, पावर छिपी हुई है और वो कितनी है 1/2। अब रूट की कुछ प्रॉपर्टीज है, कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखें। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं √3 इंटू √3 इंटू √3, इसका मतलब क्या है? पहली बात एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अब √3 इंटू √3 इंटू √3, इसका मतलब क्या है मेरे भाई? इसको अगर आप देखोगे तो इसका मतलब है ये वाला जो 3 है इसकी पावर 1/2 है, ये वाला जो 3 है इसकी पावर भी 1/2 है, और ये वाला जो 3 है इसकी पावर भी 1/2 है। बात सही है। अब एक प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी है कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर जो है वो ऐड हो जाती है। भाई अगर बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो देखो इन सबका बेस 3 3 3 है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 3 की पावर 3/2, 3 की पावर 3/2। यानी इसका आंसर ये है 3 की पावर 3/2। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो √3 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई हुआ तो बना 3, और ये √3 ऐसे ही रहने दो। तो इसको आप लिख सकते हो 3√3। मेरे भाई एग्जाम में या तो ऐसा लिखा आ जाए 3 की पावर 3/2, या लिखा आ जाए 3 इंटू √3। ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है। बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। तो रूट की एक प्रॉपर्टी सामने आई है, वो क्या है कि भाई अगर कहीं पर √x लिखा हुआ है ना, √x इंटू √x, तो उसका मतलब x होता है। √x इंटू √x का मतलब कितना होता है? √x इंटू √x x होता है। जैसे मैं लिख दूं √7 इंटू √7, √7 इंटू √7, तो इसका मतलब 7 है ना। तो उसी प्रॉपर्टी से √3 इंटू √3 3 हो गया, और ये √3 अलग से है। जैसे अगर मैं लिख दूं √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, 4 बार लिख दिया, तो आप बोलोगे सर 2 √5 का मतलब इस प्रॉपर्टी से 5 है, 2 √5 का मतलब उस प्रॉपर्टी से 5 है, तो 5 5 जा 25। यानी आप बोलोगे सर ये कितना लिखा हुआ है? ये 25 लिखा हुआ है। तो ये रूट की प्रॉपर्टी है, क्या है कि भाई √x इंटू √x x होता है, या x को √x इंटू √x लिख सकते हैं, है ना। जैसे क्या मैं 7 को √7 इंटू √7 लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिखिए सर, यही तो पढ़ा है आपने। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक रूट की। लेकिन बच्चे कभी भी मल्टीप्लाई में और एडिशन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब मैं आपको एडिटिव फॉर्म दिखाता हूं इसकी क्या है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है √3 प्लस √3 प्लस √3, इसका और इसका आंसर अलग अलग आएगा। ये √3 इंटू √3 इंटू √3 है, यानी √3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि ये √3 प्लस √3 प्लस √3 है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो 1 2 3
ये 3√3 है। अब यहां आप देखोगे सर ये तो सेम आ गया भाई, ये भी 3√3 आया है, ये भी 3√3 आया है, तो वो सिर्फ इत्तेफाक की वजह से आया है। यहां हमारा लॉजिक क्या है मेरे भाई, प्लस लगा हुआ है, तो इधर हम एक काउंट करेंगे 1, यहां भी 1 और यहां भी 1, तो 1 2 3, 3 ये आ गया और √3 इसके साथ चल रहा है। जैसे एक और एग्जांपल दूं, जैसे √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4, इसका मतलब है 4√5। जबकि यहां देखो आंसर क्या आया था, √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 25 आया था, लेकिन वो √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 है, तो 1 2 3 4 आंसर आया 4√5। तो एडिशन में ऐड होगा जितनी बार है उतनी बार। एक लास्ट एग्जांपल और सामने रखता हूं, जैसे √3 इंटू √3, ये √3 इंटू √3 कितना होता है 3, लेकिन अगर मैं लिख दूं √3 प्लस √3 तो इसका मतलब है 1 और 2, सर 2√3। इज इट क्लियर? तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि रूट के एडिशन में और रूट के मल्टीप्लिकेशन में फर्क है ना। अब यहां पर हमारे सामने कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें याद होनी चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज का मैं डिस्कशन कर लेता हूं। पहली प्रॉपर्टी, बल्कि आप हेडिंग लगाकर लिखोगे प्रॉपर्टीज। क्या है वो प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? इफ बेस आर सेम, if base are same in multiplication, अगर बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में, देन पावर्स आर एडेड, अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैंने दिया 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर 3/2। ये सवाल मैंने आपके सामने रखा, तो क्लियरली आप ये देख सकते हो इन सबका जो बेस है वो सेम है। बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इन सबका जो बेस है वो सेम है। इन सबका बेस कितना है? 5। अगर बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर पावर्स ऐड हो जाएंगी। आंसर मेरा क्या आएगा? पावर्स को मैं ऐड करूंगा, तो पावर्स को ऐड करना देखें तो ये हो गया 2 और 3। इसको मैं अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, जैसे सिर्फ इन दोनों का मतलब हुआ 5 की पावर 3 और 2 5, पावर्स ऐड हो गई। इधर आ जाओ, इन दोनों का मतलब हुआ 5 की पावर 1/2 प्लस 3/2, तो मेरे भाई 1/2 प्लस 3/2 कितना हो गया? 3 और 1 4, 4/2। 4/2 का मतलब 2, यानी या बचा 2, 5 की पावर 2। फिर से ये फिर से बेस सेम है, 5 पावर फिर से ऐड हो गई, 5 और 2 7, यानी इस पूरे का आंसर आ रहा है 5 की पावर 7। तो पहला रूल, अगर मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती है, ठीक है। दिस इज रूल नंबर 1। इसको रखते हैं हम संभाल के यहां पर। दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या है हमारा? इफ बेस आर सेम, if base are same in division, then powers are subtracted, then powers are subtracted। यानी उस रूल नंबर 1 का हल्का सा अपोजिट है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर सेम, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। बट अगर डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है
तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लिखा हुआ है अगर बेस सेम है डिवीजन में तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2। यहां पर आप देखोगे तो बेस दोनों का 5 है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, यानी 5 की पावर 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 इज 5, 5 की पावर 5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मैं लगा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 7, तो इसका आंसर आएगा 4 की पावर 3 माइनस 7। 4 की पावर 3 माइनस 7 का मतलब हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। 7 माइनस 3 मत कर देना, पहले वाले में से लास्ट वाला माइनस होगा, तो हेयर 3 माइनस 7 और हेयर 7 माइनस 2। तो सेम बात है, बस मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर सेट, और डिवाइड में अगर बेस सेम है तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ओके, इसको संभाल के रखते हैं। अब हम कर लेते हैं तीसरी बात। तीसरी बात क्या है सर? तीसरी बात यह है कि अगर आपके पास कोई नंबर है x और उसकी पावर है माइनस का n, अगर कोई नंबर है x और उसकी पावर है माइनस n, तो इसका मतलब होता है 1 अपॉन x की पावर n। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, यानी हमें कभी भी पावर नेगेटिव में नहीं चाहिए होती। अगर कभी आपको नेगेटिव की पावर मिल जाए तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कीजिए पॉजिटिव में। ठीक है, वी डोंट लाइक पावर, वी डोंट लाइक नेगेटिव पावर्स, हमें नेगेटिव पावर्स पसंद नहीं है, हमें नेगेटिव पावर्स पसंद नहीं है। अगर कभी नेगेटिव मिल जाती है तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आप ये देखो, ये 4 की पावर माइनस 4 है, तो पावर नेगेटिव में मुझे पसंद नहीं है, तो मैं इस x को 1 अपॉन x लिख लूंगा, यानी इस 4 को बेटा 1/4 लिख लूंगा और पावर को पॉजिटिव लिखकर 4 छोड़ दूंगा, है ना। जैसे इधर भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा 5 की पावर माइनस 2, तो इसका मतलब यह है कि पावर नेगेटिव में आ गई, मुझे पसंद नहीं है। मैं 5 को 1/5 लिखूंगा और जो माइनस 2 था उसको फिर मैं +2 लिख दूंगा। ठीक है, इसका जो भी आंसर आ रहा है 1/5 25। तो एक हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और अच्छी प्रॉपर्टी है कि वी डोंट लाइक नेगेटिव पावर्स, हमें नेगेटिव पावर्स ही पसंद ही नहीं। ठीक है, रखना तो दूर की बात है, हमें पसंद ही नहीं है नेगेटिव पावर। और चौथी बात आपके सामने ये है कि a की पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर मैं पावर 0 कर देता हूं तो उसका मतलब कितना है? 1 है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 52573 की पावर 0 रख दूं तो इसका मतलब है 1, यानी अगर पावर 0 हो जाती है तो आंसर विल बी 1। तो ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए। और पांचवा रूल क्या है? चलो मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा। पांचवा रूल मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गई होंगी चारों प्रॉपर्टी। पांचवी बात, बस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले पांचवी बात क्या है? पांचवी बात, एवरी कैलकुलेशन always follow V बोर्ड मास। हर कैलकुलेशन हमेशा V बोर्ड मास रूल को फॉलो करेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। V का मतलब है वैल्यूएशन बार, O का मतलब है ऑफ, उसके बाद सॉरी B का मतलब है ब्रैकेट, O का मतलब है ऑफ, D का मतलब है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। मैं लिख देता हूं, यहां पर ये जो V है इसका मतलब है वैल्यूएशन बार,
वैल्यूएशन बार ये दिखने में ऐसा दिखता है ना। बी का मतलब है ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे पहले प्रायोरिटी हम देंगे इस वाले ब्रैकेट को, दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी देंगे करली ब्रैकेट को, और तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी देंगे स्क्वायर ब्रैकेट को। ठीक है, फिर है हमारे पास ओ, ओ का मतलब है ऑफ। ठीक है, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन, और एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटीज देंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां पे एक सवाल आपके सामने लिखता हूं, एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख रहा हूं 40 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 40 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 प्लस ब्रैकेट 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 8 माइनस 4, और ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा, जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन में 8 माइनस 4 के ऊपर लगा हुआ है ये, इसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन बार। तो वी बोर्ड मास जब अप्लाई करना है तो अकॉर्डिंग टू दिस इसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले वी को वैल्यूएशन बार सॉल्व करोगे, उसके बाद बी को ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ब्रैकेट में सबसे पहले राउंड ब्रैकेट, देन करली ब्रैकेट एंड लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद ओ ऑफ सॉल्व करोगे, उसके बाद डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी है ना वो है वैल्यूएशन बार। ये वैल्यूएशन बार है, इसको सॉल्व करूंगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही छोड़ दूंगा। तो 40 इंटू 2 प्लस अंडर द ब्रैकेट 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। इसको सॉल्व करा तो 8 माइनस 4 4। अब यहां समझने की बात ये माइनस हो रहा है, माइनस हमारा सबसे एंड में आता है, लेकिन पहले इसको सॉल्व करा, वजह वैल्यूएशन बार सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, नाउ अब मैं यहां बी है ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करूंगा इसको। अब यहां ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं तो एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी लग रही है, 40 इंटू 2 प्लस क्या प्रॉपर्टी लग रही है भाई, इसका बेस 5 है, इसका बेस 5 है, और मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर डिवीजन में बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो बेस दोनों का 5 है तो पावर हो गई माइनस, पावर माइनस करोगे तो 8 माइनस 6, 8 में 6 गया 2। ठीक है, इधर आ जाओ, इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, तो इंटू 3 है ना, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 है, डिवीजन में माइनस 4 माइनस 3 1, ये आ रहा है ब्रैकेट। 5 की पावर 2 का मतलब 5 5 जा 25, 3 की पावर 1 का मतलब 3 75, इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करके 75 आ रहा प्लस 4। अब पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो 40 इंटू 2 पहले सॉल्व होगा, 40 इंटू 2 कितना हो गया, 2 4 8 80, 75 और 4, और लास्ट में ये सब ऐड हो जाएगा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है 80 को ऐड होना है 5 6 7 8 9 79, 9 7 7 14 और एक 15, 159 इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, तो इन रूल्स के साथ आपको सॉल्व करना है और क्लैरिटी रखनी है कि आंसर क्या होना चाहिए। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। चलिए कुछ क्वेश्चन रखते हैं, एंट्रेंस में पूछे गए सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल। एक क्वेश्चन आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 25 इंटू टी की पावर -4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3, 5 की पावर -3
इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ठीक है, एक क्वेश्चन और, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5, 6 की पावर -5। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 3। 5/8 की पावर -7 इंटू 8/5 8/5 की पावर -4। इसका आंसर देखेंगे क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन और देखेंगे। अंडर द ब्रैकेट 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 की पावर 2। इस क्वेश्चन को देखते हैं और एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 3 की पावर -7 इंटू डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10 अंडर द ब्रैकेट इंटू 3 की पावर -5। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए लास्ट ईयर के पेपर से। ठीक है, इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। इसमें अगर आप देखो तो बढ़िया बात यह है कि ये जो 25 है ना बेटा, इसको मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। 5 5 जा 25 होता है, और t की पावर -4 को ऐसे ही रहने देते हैं डिवाइडेड बाई, इस 5 की पावर -3 को मैं 5 की पावर -3 रहने दूंगा। ठीक है, और इस 10 को मैं लिख लूंगा 5 2 जा 10 यानी 5 इंटू 2, और t की पावर -8 को मैं t की पावर -8 ही रहने दूंगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर है 5 की पावर 2 और t की पावर -4। जरा ध्यान से देखेंगे तो 5 की पावर 2 बेस से में पावर माइनस हो जाएगी, है ना। नीचे क्या बचा, नीचे क्या बचा, ये तो 5 की पावर 2 हो गया, माइनस, ध्यान से देखना, नीचे है -3 और ये 5 की पावर 1, है ना। मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर सेट हो जाएंगी, यानी -3 और 1। अभी पढ़ाया था बेस सेम हो तो पावर सेट हो जाती है। -3 और 1, -3 और 1 हो गया -2, ये 5 की पावर -2 बचा नीचे यहां। ठीक है, अब ये ऊपर माइनस होगा तो -2 बचा, -2। ये बात समझ में आनी चाहिए, दो माइनस क्यों आए। ये वाला 5 की पावर 2 तो ये रहा, नीचे बचा -3 और 1 -2। अब ऊपर माइनस हो रहा है तो -2। ठीक है, ओके। और इधर देखो जरा, इंटू टी की पावर -4 माइनस, ये वाला टी की पावर कितनी है, -8। भैया सुन लो, पावर डिवीजन में माइनस हो जाती है तो -4 माइनस -8 हो जाएगा। ये नीचे बचा सिर्फ एक 2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का मतलब 2 + 2 4, ये हो गया 5 की पावर 4, और ये हो गया टी की पावर माइनस माइनस प्लस प्लस 8। 8 में से 4 गया, 4 बचा, प्लस का 4 बचा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 माइनस 4 4 बचा, डिवाइडेड बाई 2। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको देखें जरा। यहां पर अगर आप देखो क्लियरली
तो 3 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 है, 125 है, 5 की पावर -7 है और 6 की पावर -5 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो पहले तो 5 की पावर में कन्वर्जन हो जाए, इस 3 की पावर -5 है और 6 की पावर -5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 की पावर -5 अपॉन 6 की पावर -5। ध्यान से देखना, मैंने 3 की पावर -5 को लिख लिया, इस 6 की पावर -5 को लिख लिया, ठीक है, इंटू 125 का मतलब है 5 इंटू 5 इंटू 5, भाई 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी 5 की पावर 3। इस 125 को लिख लिया 5 की पावर 3, ठीक है, ओके। और ये 5 की पावर -7 नीचे आ गया, इंटू इधर बचा 10 की पावर -5। उम्मीद करता हूं कि यार क्लैरिटी आ गई होगी मैंने क्या करा है। मैंने 3 की पावर -5 को और 6 की पावर -5 को एक साथ ले लिया, इसको और इसको, 10 की पावर -5 ये रहा, 125 को लेकर 5 की पावर 3 और 5 की पावर -7 को 5 की पावर -7, ठीक है। नाउ इसको देखो, ये 3 की पावर -5, 6 की पावर -5, यानी मैं लिख सकता हूं 3/6 की पावर -5। भाई हाँ या ना, भाई 3 की पावर भी -5 है, 6 की पावर भी -5 है, तो मैं 3/6 की पावर -5 लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया। इसको मैं लिख सकता हूं बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगी, यानी 5 की पावर 3 माइनस -7, और इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ रहा, 10 की पावर -5 को ऐसे रहने दे रहा हूं, ठीक है। यहां मैंने क्या लगाया, बेस सेम में डिवाइड हो रहा है, पावर -3 माइनस -7, ओके। अभी अभी पढ़ाया था, पावर्स हमें नेगेटिव में पसंद ही नहीं है, ये -5 पसंद नहीं आ रहा, इसको मैं लिखूंगा 6/3 की पावर 5। जैसे ही मैंने इसको 6/3 करा तो ये प्लस का हो गया, और ये हो गया 5 की पावर माइनस माइनस प्लस 3 + 7, 7 8 9 10, 5 की पावर 10, और इसको 10 की पावर -5 रहने देता हूं, ठीक है। ये हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, यानी 2 की पावर 5। भाई 6/3 का मतलब 3 2 जा 6 इंटू 5 की पावर 10, बढ़िया। और मेरे भाई 10 का मतलब होता है 5 इंटू 2, 5 2 जा 10, तो 10 को मैं लिख रहा हूं 5 की पावर -5 इंटू 2 की पावर -5। भाई हाँ या ना, इस 10 को लिख सकता हूं, 5 2 जा 10 होता है, तो 10 को लिख लिया 5 इंटू 2, क्योंकि पावर दोनों की -5 है ना, तो उसको लिख सकता हूं 5 इंटू 2 की पावर -5, और 5 2 जा 10, 10 की पावर -5, एक ही बात है। अब देखो जरा, ये 2 की पावर -5 है, +5 है, ये 2 की पावर -5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होंगी तो 5 - 5 0, ये बनेगा 2 की पावर 0। इसको और इसको लिखा है मैंने 2 की पावर 0, मल्टीप्लाई बेस सेम पावर ऐड, 5 और -5 0, ठीक है। और इन दोनों का बेस सेम 5, पावर ऐड, तो 10 - 5 5, 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 का मतलब 1, तो हमारा आंसर फाइनली 5 की पावर 5 बचा, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्लैरिटी आ रही होगी, ये तो बेहद आसान है। इसका मतलब क्या है, ये है सर 8/5 की पावर 7, क्योंकि हमें वी डोंट लाइक पावर से नेगेटिव, तो इसको मैंने 8/5 जैसे ही किया तो पावर 7 हो गई, और इसको मैं लिख ले रहा हूं 5/8, या चलो इसको 5/8 नहीं लग रहा है, इसको 8/5 रहने देते हैं, इसको मैं लिख लिया 8/5 की पावर -4, सही है। इसको मैंने लिखा 8/5 पावर 7, और इसको 8/5 -4 ले दिया, इसका भी बेस सेम 8/5, इसका भी बेस सेम 8/5, तो 8/5 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, पावर्स ऐड होंगी तो 7 और -4 ऐड हो जाएंगे, 7 में से 4 गया तो बचा -3, है ना, 4, ओह सॉरी ये -4 है ना भाई, +3 बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके। तो 8/5 और पावर ऐड हो गई तो 7 और -4 ऐड होंगे, 7 और -4 ऐड हो गए तो 3 बचा, इसका आंसर ये आ गया, ठीक है। 4 वाला देखते हैं, इसको इधर रख दे, नीचे कर लेते हैं,
4 वाला देखते हैं। किसी की भी पावर 0 होने का मतलब 1, 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 की पावर 1, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 2 जा 4। एलसीएम 4 आ गया, 4 और 1 5, 5/4, 5/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर है 5। ये 5 वाला आपका है होमवर्क, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 2 होमवर्क है आपकी, एक तो इस सवाल का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, और एक सवाल मैं आपसे पूछ ले रहा हूं यहां पर। भाई किसी की भी पावर 0, x की पावर 0, आपने कहा सर 1 होता है। 545 की पावर 0, आपने कहा सर आपने ही तो पढ़ाया किसी की पावर 0 1 होता है, बात सही है। 1/6492 की पावर 0, आंसर इज 1। लॉजिक तो सही है, किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर 1 आएगा। अब सवाल ये है 1 की पावर 0, 1 की पावर 0, आपने कहा सर 1 की पावर 0 का मतलब तो 1 हुआ, ठीक है। आपने कहा 1 की पावर 1, भाई 1 की पावर 1 का मतलब भी 1 हुआ, है ना। 1 की पावर 0, आप इस लॉजिक से बोलोगे सर 1 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 हो जाए आंसर 1 आता है, तो 1 की पावर 0 आंसर 1 आ गया, और 1 की पावर 1 का भी आंसर 1 आ गया। ये आप अगर देखो तो ये भी 1 और ये भी 1, तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 की पावर 0 और 1 की पावर 1 बराबर है। आप बोलोगे हाँ सर 1 की पावर 0 का मतलब 1 और 1 की पावर 1 का मतलब 1। अगर ये दोनों बराबर है तो आपको क्लियरली दिख रहा है बेस आर सेम, बेस हमारे कैसे है, सेम है, तो पावर्स इक्वल होंगी। बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल, जानते हो आप ये लोग ये बात। तो दोनों का बेस 1 है, तो इसकी पावर 0 इसकी पावर 1, 0 बराबर 1 आ गया। ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मैथमेटिक्स में पॉसिबल ही नहीं है कि 0 1 हो जाए। तो ये है आपका होमवर्क, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये क्यों हो रहा है और ये क्यों गलत है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ा करके आपके साथ। तो उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर समझ में आया हो। इन 2 बातों के आंसर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है या किसमें आपको डाउट है। थैंक यू वेरी मच।